Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are going to study chapter 18, Movement and Locomotion in Living Organisms. Students, you know very well that living organisms are divided into two groups, plants and animals. Process of locomotion is shown by animals, but the process of movement is shown in plants. स्टूडेंट्स, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि चीज़ें पीछे की ओर छूटती चली जा रही है। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन स्थिर है और प्लांट्स जो है वो दौड़ करके पीछे की ओर जा रहे हैं। बट do the plants really move? Can plants move? In fact, most plants remain stationary at the place. Plants अपने एक जगह में फिक्स होते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स have different parts like roots, leaves, branches and shoots. And these parts of the plant shows movement in the direction of stimuli. आपको मैंने स्टिमुलाई के बारे में बताया था। स्टिमुलाई एक्सटर्नल होता है, बाहर से लिविंग बॉडी पर अप्लाई होने वाली चीज़ें स्टिमुलाई है। जैसे कि कांटे का चुभना स्टिमुलाई और हाथ का हटना रिस्पॉन्स है। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स है जैसे कि रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड शूट्स, ये भी मूवमेंट दिखाते हैं स्टिमुलाई के डायरेक्शन में। मतलब जिस ओर से स्टिमुलेशन मिलता है उस डायरेक्शन में प्लांट्स के ये बॉडी पार्ट अपनी मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे कि प्लांट का स्टेम लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है। लीव्स ऑफ टच मी नॉट क्लोज when touched, टच मी नॉट की लीव्स को अगर छुआ जाए तो बंद हो जाती है। स्टेम का लाइट की ओर बढ़ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट की ओर बढ़ना, यहाँ पर लाइट स्टिमुलाई है। और टच मी नॉट की लीव्स का क्लोज हो जाना जब हम उनको टच करते हैं, यहाँ पर टच जो है वो स्टिमुलाई है। सो स्टेम का लाइट की डायरेक्शन में बढ़ना या टच मी नॉट की लीव्स का क्लोज हो जाना, यही इनकी मूवमेंट्स है। और इस तरह से वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो रिएक्शंस टू वेरियस स्टिमुलाई एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट shows reaction to various stimuli and this process is called tropism. So tropism क्या है स्टूडेंट्स? कि प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, अपनी रिएक्शन शो करते हैं और उनका यही रिस्पॉन्स जिसमें वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यही प्रोसेस ट्रॉपिज्म कहलाती है। We shall now observe movements in plant which occur as a result of external stimuli.
सो इन एक्टिविटी 1 हम प्लास्टिक या ग्लास का पॉट लेते हैं या टम्बलर लेते हैं और कुछ चना सीड्स लेते हैं जिनको ग्राम सीड्स भी कहा जाता है। इस चने को या ग्राम सीड को हम प्लास्टिक या ग्लास के पॉट में लेकर उसको जर्मिनेट करते हैं। जब ये ग्राम सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें से जर्मिनेशन के बाद रूट्स निकल आती है। और जब हम पॉट को हॉरिजेंटल रखते हैं 2-3 दिन के लिए और एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि रूट्स जो है वो डाउनवर्ड ही ग्रो कर रही है, मतलब अर्थ की ओर ग्रो कर रही है। एंड आपको मालूम है स्टूडेंट्स ये ऐसा क्यों होता है? रूट्स लाइट के डायरेक्शन में क्यों नहीं बढ़ रही है, रूट्स अर्थ के डायरेक्शन में ही क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रूट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की ओर रूट्स जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है और ग्रेविटी की ओर बढ़ती है। यह प्रोसेस कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। प्लांट बॉडी का, स्पेशली रूट्स का, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ बढ़ना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगर हम जर्मिनेटिंग सीड्स को लाइट की तरफ मूव करके रखते हैं, सी इन फिगर 18.1 दिस figure. So the stem grows towards the direction of light. In figure, this is figure A and this is figure B. फिगर A में हम देख रहे हैं कि रूट्स जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अर्थ की तरफ ग्रो कर रही है, मतलब ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रही है। तो इसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब हम इस पॉट को हॉरिजेंटल रख देते हैं तो इसका स्टेम जो है सीधे इस डायरेक्शन में न बढ़ करके जिधर से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में बढ़ता है। मतलब स्टेम जो है अपना रिस्पॉन्स किधर शो कर रहा है? लाइट की तरफ। स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स लाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट। So in this way, in activity 1 we can see two types of tropism. One is geotropism and other is phototropism. Root gets attracted towards gravity, this is geotropism, and stem grows towards light, this is phototropism. Now students, हम एक बात और भी नोट कर सकते हैं। सपोज हमने कुछ सीड्स को, जर्मिनेटेड सीड्स को, कुछ सीड्स लिए और उनका जर्मिनेशन किया। वो जर्मिनेट और उसको हमने ऐसे कंटेनर में जर्मिनेट किया जिसको हम स्ट्रेनर कह सकते हैं, जिसमें होल्स थे उसको। सो रूट्स जो है वो वाटर की तरफ मूव होने लगती है। तो जब इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि रूट्स सिर्फ ग्रेविटी से ही अफेक्टेड नहीं होती, बल्कि ये वाटर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही है, वाटर की तरफ अपना ग्रोथ शो कर रही है। सो रूट्स कम आउट ऑफ द स्टेनर एंड फॉलोइंग ग्रेविटी एंड नाउ ग्रो टूवर्ड्स
but when they turn back towards the stainer, as there is water in the stainer, which roots require. रूट्स वापस पहले तो रूट्स स्टेनर में से निकल करके, स्टेनर्स के होल से निकल करके ग्रेविटी की तरफ बढ़ती है, बट रूट्स को वाटर की भी ज़रूरत है जो कि स्टेनर में रखा हुआ है, स्टेनर में है। स्टेनर की जो मिट्टी है वो गीली है, इसीलिए रूट्स वापस स्टेनर की तरफ ग्रो करने लगती है। इसका मतलब रूट्स को वाटर की भी ज़रूरत है और ये अपना मूवमेंट वाटर की तरफ करती है। सो दिस मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। दिस मूवमेंट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। Students, there is a special property of touch-me-not plants. The leaves of the plants close on touching it and reopen after a short while. This movement in response to touch, movement in response to touch is called seismonasty. Seismonasty. उसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स के टेंड्रिल्स चीज़ों को पकड़ पकड़ के, सॉलिड चीज़ों को पकड़ पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। So tendrils and climbers, these are the tendrils. These are the tendrils of the plant. So ये tendrils या और this plant is climber, जिसमें उसके tendrils सॉलिड चीज़ों को पकड़ पकड़ करके आगे बढ़ते हैं और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो चीज़ों को पकड़कर आगे बढ़ने वाला जो रिस्पॉन्स है, इसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर लेते हैं एंड whenever they come in contact with the solid objects. This type of sensitivity to touch is called thigmotropism. Thigmotropism. So students, मैंने आपको बताया कि reaction to various stimuli, various plants shows reactions to various stimuli and this process is called tropism. So tropism मैंने आपको कितने तरह के बताए? जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, उसके बाद मैंने आपको बताया सिज्मोनेस्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की ओर अट्रैक्ट होना जियोट्रोपिज्म है, लाइट की ओर अट्रैक्ट होना फोटोट्रोपिज्म है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना हाइड्रोट्रोपिज्म है, और टच मी नॉट की लीफ में टच के बाद प्लांट की लीव्स क्लोज होती है, मतलब क्लोज ऑन टचिंग, और अपने रिस्पॉन्स के रूप में वो क्या दिखाती है कि वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है जो कि टच के रिस्पॉन्स में होता है उसे सिज्मोनेस्टी कहा जाता है। और कई क्लाइंबर्स के टेंड्रिल्स जो है सॉलिड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद, टच में आने के बाद उसके चारों तरफ लपेट जाते हैं और आगे प्लांट को आगे बढ़ने में सहायता करते, लोकोमोशन में सहायता करते हैं। इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, लेकिन उसके पार्ट्स जो है
रूट्स, टेंड्रिल्स या स्टेम या लीव्स अलग अलग चीज़ों की तरफ अपना अलग अलग रिस्पॉन्स शो करते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। उनकी यही मूवमेंट जो है, यही रिस्पॉन्स जो है वो मूवमेंट कहलाता है। वो उनके प्लांट्स के अलग से कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पार्ट्स लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं वेरियस ट्रॉपिज्म की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट locomotions in animals. So students, you know that animals walk, कुछ एनिमल्स फ्लाई भी करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। सो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। प्लांट्स के पार्ट्स मूवमेंट दिखाते हैं अलग अलग ट्रॉपिज्म की तरफ, लेकिन एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करते हैं और उनकी ये मूवमेंट लोकोमोशन कहलाती है। सो एनिमल्स में स्पेशल टाइप के लोकोमोशंस होते हैं जहाँ उनकी पूरी बॉडी मूव होती है, जैसे वॉक करना, फ्लाई करना या क्रॉल करना या स्विम करना। यहाँ पर पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, इसे लोकोमोशन कहते हैं। जैसे कि क्रॉलिंग, स्नेक और अर्थवर्म क्रॉलिंग करते हैं। वॉकिंग, जितने भी ह्यूमन बींग्स है या 4 फुटेड एनिमल्स है, ये सब के सब वॉकिंग करते हैं। बर्ड्स है, फ्लाइंग बैट्स है, ये फ्लाई करती है। फिश, फ्रॉग, डक ये स्विम करते हैं। तो ये जो है क्रॉलिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोशंस है, लोकोमोशंस इन एनिमल्स। सो डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ लोकोमोशन। Just like plants, animals also react to external stimuli. Earthworms are sensitive to light. They move away from light. They move away from the light and move towards the darkness. Moth get attracted towards light at night and hover around lights. Cockroaches run away from light, and animals like bat do not usually move around in daytime. So इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं, डिफरेंट लोकोमोशंस उनके, और उनके लोकोमोशन के जो मीन्स होते हैं, हर एक एनिमल के बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है लोकोमोशन के। अर्थवर्म किसकी ओर सेंसिटिव है? लाइट की तरफ, इसीलिए वो अंधेरे की तरफ भाग जाना चाहता है, तब वो क्रॉल करता है। और कॉकरोच भी उसी तरह से लाइट से दूर भागता है। बैट्स जो है वो डे टाइम में बाहर नहीं निकलते, लेकिन नाइट में वो अपना फूड खोजने के लिए निकलते हैं। अब एनिमल्स लोकोमोशन क्यों करते हैं? उन्हें लोकोमोशन की क्या ज़रूरत है? ये स्पेशल एबिलिटी लोकोमोट करने की, लोकोमोशन की स्पेशल एबिलिटी एनिमल्स को क्यों मिली? उसका क्या यूज है? द एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन और टू मूव दैट allows animals to find food and water. अपना भोजन और पानी ढूंढने के लिए एनिमल्स को लोकोमोशन करना पड़ता है।
लोकोमोशन हेल्प करता है उनको टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों को देखकर भाग खड़े होने में लोकोमोशन हेल्प करता है। बिसाइड दिस, फाइंडिंग अ पार्टनर, लेइंग एग्स एंड फाइंडिंग अ सेफ प्लेस टू ब्रिंग अप यंग वंस, ये सब जो है पॉसिबल हो पाता है लोकोमोशन के कारण। सो प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन एनिमल्स को हेल्प करती है फूड एंड वाटर खोजने में, एनिमल्स से छुटकारा पाने में, पार्टनर की खोज करने में। फिशेज जो है जब एग्स देने वाली होती है तब वो अपनी जगह से उथले पानी की तरफ मूव कर जाती है, और कई बार एनिमल्स को अपने बच्चों को सेफ जगह ले जाने के लिए, यंग वंस को सेफ प्लेस में ले जाने के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ता है। सो एनिमल्स में लोकोमोशन की प्रोसेस जो है बहुत ही ज़रूरी है। डिफरेंट एनिमल्स के पास, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। लोकोमोशन के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। दिस इज पैरामीशियम, दिस इज यूग्लिना एंड दिस इज एमेवा। पैरामीशियम, यूग्लिना एंड एमेवा, these are unicellular organisms. They are made up of only single cell. In paramecium, there is a thread-like structure called flagellum. This flagellum helps paramecium for locomotion. In euglena, its body is slipper shaped. There are various cilia all over its body. These cilia are locomotory organ of euglena. In amoeba, pseudopodia, these are false feet. ये सूडोपोडिया जो है ये सेल मेम्ब्रेन के ही है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है। एमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज कर करके आगे बढ़ता है और इसी को सूडोपोडिया कहते हैं। Now student, we will see the locomotion in live earthworm. अर्थवर्म की लोकोमोशन को देखने के लिए हमें अर्थवर्म को एक वाइट पेपर पर रखना पड़ेगा और उसको बहुत पास से उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो जब अर्थवर्म अपनी मूवमेंट शो करता है तो फर्स्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको कि एंटीरियर एंड कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और अर्थवर्म आगे की ओर मूव करता है। इस समय अर्थवर्म का जो पोस्टीरियर पोर्शन या बैक पोर्शन जो है वो थिक हो जाता है और स्मॉल हो जाता है, और ये इसीलिए थिक हो जाता है क्योंकि अर्थवर्म के बॉडी की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है और रिलैक्सेशन शो करती है। इसके कारण इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो थिक हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अर्थवर्म का मिडिल पोर्शन थिक हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। फोर्थ स्टेप में इसका पोस्टीरियर पोर्शन थिक हो जाता है। ये चारों स्टेप्स वन बाय वन अर्थवर्म के बॉडी में लगातार चलती रहती है और इस तरीके से अर्थवर्म की बॉडी में लोकोमोशन होता है। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ट्रेवल्स टू द बैक ऑफ द बॉडी एज वेल, एंड सो दैट द मिडिल एंड एंड पोर्शंस ऑफ द बॉडी also successfully become thin and elongated. This whole sequence is then
repeated over and over again, and when one portion is thin and elongated, the other part of the body becomes thick and small due to relaxation of muscles. And this shows the movement in locomotion in earthworm. Students, you must have seen mosquitoes and flies flying around. They fly with the help of their wings. मस्कीटोज और मक्खियाँ, मस्कीटोज एंड फ्लाइज अपने विंग्स की सहायता से, पंखों की सहायता से उड़ती है. These wings move due to the movement of muscles attached to them. इनके मच्छर और फ्लाइज के विंग्स के साथ कुछ मसल्स अटैच होती है और इन मसल्स के कारण ही मस्कीटोज एंड फ्लाइज फ्लाई कर सकते हैं. वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैव बैकबोन एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम. वर्टिब्रेट्स में जो मूवमेंट होती है, यू नो वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन, उनके स्केलेटल सिस्टम में बैकबोन होती है. उन बोन्स और मस्कुलर सिस्टम की सहायता से वर्टिब्रेट्स जो है मूव कर पाते हैं, उनमें लोकोमोशन होता है. हालांकि हर एनिमल में लोकोमोशन की मेथड जो है अलग अलग होती है. जैसे फिश में लोकोमोशन की जो मेथड है वो है स्विमिंग. दे मूव देयर फिन्स एंड टेल्स टू बी एबल टू स्विमिंग. फिश जो है अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से स्विम करती है वाटर में. उसी तरीके से स्नेक्स जो होते हैं, सांप, उनमें लेग्स नहीं होते. ये अपने बैकबोन और मसल्स का यूज करके क्रॉल करते हैं. यू मस्ट हैव सीन लिजर्ड्स मूविंग ऑन द वॉल. इन लिजर्ड्स के पैरों में स्पेशल टाइप ऑफ पैड्स होते हैं. दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ पैड्स ऑन देयर फीट. दीज पैड्स keep their feet attached to the walls. छिपकली या लिजार्ड दीवार पर चलते समय इसीलिए नहीं गिरती है क्योंकि उसके जो फीट होते हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ पैड्स होते हैं जिसकी सहायता से वो दीवार पर अपनी पकड़ बना पाती है. और ये पैड्स जो है वो दीवार से अटैच्ड हो जाते हैं और लिजार्ड मूवमेंट शो कर पाती है. बर्ड्स फ्लाई करते हैं या जब ग्राउंड पर होते तो हॉप करते हैं. इस समय वो अपने फीट का यूज़ करते हैं हॉप करते समय. और जब किसी रस्सी पर या तार पर बैठना होता है उन्हें तो अपने फीट की सहायता से पर्चिंग भी करते हैं. दे पर्च ऑन वायर्स. देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ feathers. देयर फ्रंट फीट बिकम मॉडिफाइड इनटू विंग्स. बर्ड्स के जो विंग्स है वो उनके मॉडिफाइड, उनके वो एक्चुअली बर्ड्स के विंग्स जो है ये उनके फ्रंट फीट है जो कि विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं और ये अपने इन विंग्स का यूज़ करती है फ्लाइंग के लिए. और बर्ड्स की जो बोन्स होती है बहुत हॉलो होती है, इसके कारण उनके बॉडी का वेट लाइट होता है. इसके अलावा दे हैव स्पेशल मसल्स विच आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग. नाउ कीवी और ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर पाते बिकॉज कीवीज और ऑस्ट्रिच के पास फ्लाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती है. कीवीज and ostriches do not have strong muscles to fly, so they walk or run. They can only walk or
run. They cannot fly. Bats are flying mammals. चमगादड़, फ्लाइंग बैट, ये मैमल है. Their membranous skin stretches between the fore and hind limbs. This acts like a wing and helps the bat to fly. So students, bats के पास भी जो उनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं उसके बीच में स्किन होती है जिसको वो स्ट्रेच कर सकते हैं और स्ट्रेच करके फ्लाई कर पाते हैं. हमारी बॉडी में वेल डेवलप्ड स्केलेटन है और मसल्स भी है. इस स्केलेटन और मसल्स की हेल्प से वी कैन मूव. Muscles are attached to bones by long white string-like tissues called tendons. हमारे muscles और bones white string-like tissues से attach होते हैं जिनको कि tendons कहा जाता है. Every bone has 2 types of muscle attached to it. A muscle which helps it to move by contracting, and second muscle is which helps to pull back to original position by relaxing. Heart, kidneys, intestines keep on doing their work regularly because the muscles in these organs work regularly on their own without having to consciously control them. In this way, students, today we have seen movement and locomotion in living organisms. Thank you, students. Thank you for listening.